हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला की बहू रिंकू को हर बात पर थूकने की आदत थी, जिसकी वजह से हर किसी से बात करते हुए वो थूक कर ही बोलती थी। और बात करते हुए रिंकू के मुंह से इतना थूक निकलता कि सामने खड़े होने वाले का चेहरा थूक से भर जाया करता। एक रोज कमला की पड़ोसन विमला का कमला के घर आना होता है। तभी कमला तो विमला को मिलती नहीं, लेकिन कमला की बहू रिंकू विमला को मिल जाती है और विमला भी रिंकू को देखकर जाने लगती है। तभी रिंकू कमला को कहती है, अरे ओ विमला काकी, माँ जी से मिलने आई थी और माँ जी नहीं मिली तो रिंकू को भी भूल गई क्या? फिर से फंस गई। अब ये जितना बोलेगी नहीं उतना तो ये मेरे मुंह पर थूकेगी ही। दूर रहकर ही इससे बात करती हूँ। किस सोच में डूब गई विमला काकी? माँ जी मार्केट गई है, हमसे ही थोड़ा बतिया लिया करो। हाँ बहू, मैंने सोचा था तुझसे बात कर लूं, लेकिन तू तो काम में बिजी है, इसलिए मैं भी जाने लगी। इतना सुनते ही रिंकू विमला के करीब आने लगती है, लेकिन विमला अपने पैरों से पीछे होती चली जाती है। तभी रिंकू विमला से कहती है, अरे विमला काकी, इतना पीछे पीछे काहे हो रही हो? मैं आपको खाने थोड़ी ना आ रही हूँ। क्या बात है, घर जल्दी जाना है क्या, या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पीछे को हो रही थी। तू थोड़ा दूर रहकर ही बात कर, काम करते हुए। मैं यहीं से तेरी बातें सुन रही हूँ। दरवाजे पर हवा अच्छी आ रही है। विमला तो रिंकू से इसलिए दूर हुई थी ताकि रिंकू बोले तो उसके मुंह पर थूक ना पड़े। तभी विमला रिंकू से कहती है, रिंकू, तुझे पता है कांता की बेटी कई दिनों से घर नहीं आई है। मुझे तो लगता है किसी लड़के के साथ भाग गई। आथू, विमला आंटी ये क्या कह रही हो? मैं भी तो माँ जी से यही कह रही थी। माँ जी है जो मानने को तैयार ही नहीं है। रिंकू, पहले ये बता, जो तू ये डरावनी आवाज निकालती है वो भी थूकने की, ये तेरा तकिया कलाम है क्या? मैं तो डर ही गई थी। इतना सुनने के बाद फिर से रिंकू अपना ही स्टाइल अपनाती है और कहती है, आथू, इसकी बात कर रहे हो क्या विमला काकी? अरे ये तो मेरा बोलने का स्टाइल है। लेकिन इस स्टाइल को बदल, नहीं तो किसी दिन तो मुसीबत में फंस सकती है। आथू विमला काकी, कैसी बात कर दी आपने? इतना बोलकर विमला कमला के घर से चली जाती है और जाते हुए विमला खुद से कह रही होती है, ये कमला की बहू ने तो हद ही कर रखी है। थूकने को भी स्टाइल बता देती है। न जाने इसे और क्या क्या स्टाइल लगता होगा। इतना बोलकर विमला कमला के घर से निकल ही रही होती है कि तभी कमला आ जाती है और विमला को कमला उसी के दरवाजे के बाहर मिल जाती है। तभी कमला विमला को भनभनाते हुए देखकर उससे कहती है, क्या बात है विमला, जो इतने गुस्से में मेरे घर से निकल रही है? अच्छा हुआ जो तू आ गई। तुझे ही ढूंढने गई थी, लेकिन तेरी बहू मिल गई और उसने अपनी थूकों की बौछार मेरे ऊपर कर दी। न जाने ये आथू भी उसे अब स्टाइल लगने लगा है। मुझे थूक कर बता रही थी और कह रही थी ये मेरा ही स्टाइल है। अरे उसकी तो तू बात ही मत कर, और बता किस काम से आई थी? नहीं, बस यूं ही तुझसे मिलने आ गई, लेकिन तेरी बहू से मुलाकात हो गई और सुबह सुबह ही मेरे चेहरे पर ये जो थूक देख रही है वो तेरी बहू के मुंह से ही निकले हुए हैं। अब देर रात रिंकू का पति कमलेश घर आता है, लेकिन रिंकू अपने पति कमलेश से कहती है, जी सुनिए, काफी समय हो गया है, हम दोनों ने ठीक से बात भी नहीं की है। आज ना मेरा मन हो रहा है आपसे ढेर सारी बातें करूं। तुमसे बात करना मतलब 10 बार नहाना। इससे तो अच्छा यही होगा ना कि मैं तुमसे फोन पे बात किया करूं। कम से कम तुम्हारा ये थूक ये मेरे मुंह पे तो नहीं आएगा ना। कहना क्या चाहते हो कि मैं बोलती कम और थूकती ज्यादा हूँ? तुम मुझे बोलने ही कहाँ देती हो, मेरी बात तो तुम खुद ही बोल देती हो। ये सुनने के बाद रिंकू गुस्से में अपने पति को खाना पीना दिए बिना ही सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही कमला पूजा की थाल लेकर मंदिर में पूजा करने जा रही होती है, तभी रिंकू अपनी सास को रोक कर कहती है, माँ जी आपकी थाल में चावल नहीं है, रुको रुको अभी डाल देती हूँ। इतना कहकर रिंकू किचन में चली जाती है और थाल में चावल डालते हुए अपनी सास से कहती है, लीजिए माँ जी, आप मंदिर जा सकती हैं। तूने तो मुझे अशुद्ध कर दिया। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा तेरे बोलने से मेरे मुंह पर। और इस थाल में इतनी थूके गई है कि ये पूजा का सामान भी अशुद्ध हो गया है। इतना सुनने के बाद भी रिंकू अपनी सास से कहती है, माँ जी आथू,
ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको ये कहा था कि मंदिर की थाल में चावल नहीं है। इतना सुनने के बाद विमला पूजा की थाल से लोटा उठाती है और अपनी बहू को फेंक कर मारना चाहती है, लेकिन वो लोटा रिंकू को लगता उससे पहले रिंकू नीचे हो जाती है और वो लोटा सीधे कमला के बेटे कमलेश को जाकर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर रिंकू तुरंत अपनी सास कमला से कहती है, आथू, माँ जी आपने ये क्या किया? ये तो ऑफिस जाने वाले थे, अभी ये यहीं सो गए, इन्हें जल्दी से उठाओ। कुलक्षणी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू मेरे सामने आती और ना तो तुझे लोटा फेंक कर मारती, और ये लोटा तुझे ना लगकर कमलेश को लग गया। देखा माँ जी, आप किसी का गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। आप चली थी मुझे मारने, लेकिन अपने बेटे को ही मार दिया। अब जैसे तैसे कमलेश को होश में लाया जाता है और होश में आते ही कमलेश अपनी माँ कमला को कहता है, अरे माँ, माना इसके अंदर दिमाग कम है, लेकिन आपको सोचना तो चाहिए था ना यार कि ये लोटा अगर किसी को पड़ेगा तो उसका क्या होगा। ये तो बच गई, लेकिन मेरा तो सर फूट गया ना माँ। आथू, मेरे अंदर दिमाग की कमी है, कहना क्या चाहते हो आप? बहू तू चुप कर, ये सब तेरे थूकने की वजह से हुआ है। कमलेश, मैंने देखा ही नहीं और तेरे सर पर ये दे मारा। अब रिंकू की ये आदत सुधारनी तो जरूरी थी, जिसके लिए विमला अपनी बहू रिंकू को मास्क लगाने की सलाह दे देती है, लेकिन वो मास्क रिंकू के लिए ही मुसीबत बन जाता है और अपने पति के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद तो रिंकू भी मास्क लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सास यानी कमला से बात करती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी ये मास्क तो मैंने लगा लिया है, लेकिन ये देखो ना, सारी थूक तो मुझ पे ही आ रही है। देखो ना माँ जी, ये भी गीला हो गया है। क्या फायदा इसे पहनने का? फायदा तो ये है कि तू दूसरों पर थूकने की जगह अब खुद पर थूक पाएगी, और तुझे पता तो चले कि दूसरों पर जब तेरी यही थूकों की बौछार आती है तो कैसा लगता होगा। माँ जी मुझसे ना गलती हो गई, अब मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी, लेकिन अभी मुझसे ये मास्क नहीं लगाया जा रहा। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुझे ये मास्क लगाना ही होगा, वो भी पूरे 2 दिन। तभी तो तुझे पता चलेगा कि तेरी ये हरकत लोगों को कितनी बुरी लगती है, और ये जो तू थू करती है ये करना तो बिल्कुल ही छोड़ दे। अब देर शाम रिंकू मास्क में ही सबसे बातें कर रही होती है, लेकिन मास्क तो उसके खुद के थूकों से ही गीला हो जाया करता। लेकिन इसी दौरान विमला का कमला के घर आना होता है और विमला रिंकू के मुंह पर मास्क देखकर खुद को सेफ समझती है और रिंकू से कहती है, आज मुझे लग रहा है कि मैं सेफ हूँ, वरना तू जो भी बोलती थी वो सब मेरे मुंह पर चला आता था। हाँ क्यों नहीं विमला काकी, आप भी मेरा मजाक बना ही लो। माँ जी ने मुझे तो ये सजा दी है, माँ जी को तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी आदत भी तो जानी चाहिए और तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि जो तू करती है वो दूसरों को कैसा लगता है। यानी कि तेरे ही स्टाइल में कहूँ तो आथू। रिंकू बहू, तुझे तो सबक मिल ही गया। इस तरह रिंकू की ये थूकने वाली आदत चली जाती है। जब उसे मास्क लगवाया जाता है तो वो जो भी बोलती उसका सारा थूक उसके खुद के मुंह पर ही आ जाया करता, जिससे रिंकू की आदत चली जाती है। दूर किसी गांव में हर साल दशहरे के खास मौके पर सभी लोग दूसरे गांव रामलीला व दिवाली की खरीदारी करने जाया करते थे। दोनों गांवों के बीच में एक बड़ी सी नदी थी, इसीलिए सभी लोग दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लिया करते थे। और उस गांव में सिर्फ 2 ही नाव चालक थे, रामू और हरिया। रामू दूसरे गांव जाने के लिए गांव वालों से कम पैसे लिया करता था, लेकिन हरिया उसके 2 गुने पैसे लिया करता था, जिस वजह से सभी गांव वाले रामू की नाव में जाया करते थे। और ये देख हरिया रामू से बहुत चिढ़ा करता था। एक दिन रामलीला शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले हरिया अपने दोस्त मोटू से कहता है, यार मोटू, इस रामू का कुछ करना पड़ेगा। हर साल ये कम दामों में गांव वालों को दूसरे गांव अपनी नाव से ले जाता है और मेरी नाव में कोई बैठता तक नहीं है। तो भाई तुम भी अपने नाव के दाम कम कर दो, फिर सब आपकी भी नाव में बैठेंगे। अरे पागल हो गए हो क्या? इतने सस्ते में कौन लेके जाएगा सबको? रामू तो ले जाता है ना, और अगर आप भी उसकी तरह कमाना चाहते हो तो आपको भी अपने दाम कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक तरकीब है उससे ज्यादा पैसे कमाने की। और वो क्या है?
कल से रामलीला शुरू है और सभी पूरे 10 दिन तक के लिए दूसरे गांव रंगमंच देखने के लिए जाएंगे और रामू उन सबको अपनी नाव में बैठाकर लेके जाएगा। उससे पहले ही हम रात में जाकर उसकी नाव खोल देंगे और नाव पानी में बहकर दूर चली जाएगी। किसी को क्या ही पता चलेगा, ना रहेगी नाव, ना रामू सस्ते में कमा पाएगा। पर हरिया, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू मेरा दोस्त है उसका। भाई तेरा दोस्त हूँ, पर जो गलत है सो गलत है। ठीक है, तू मेरा साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं, दोस्त दिखा दी ना दोस्ती, मगर ये काम मैं अकेला ही कर लूंगा। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। आधी रात बीत जाती है और अब हरिया अपने मकसद को अंजाम देता है और रामू की नाव को पानी में खुला छोड़ देता है और पानी के तेज बहाव की वजह से रामू की नाव दूर चली जाती है। अगली सुबह रामू अपनी नाव देखने आता है तो उसे बस नाव की रस्सी दिखाई देती है, पर नाव कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। ये देख रामू कहता है, हे भगवान, कल यहीं थी, आज कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? कैसे सब गांव वालों को उस पार पहुँचाऊंगा मैं? और तो और मेरा घर कैसे चलेगा अब? रामू यही सब सोचता हुआ अपनी नाव पानी में हर जगह देखता है, पर नाव वहाँ नहीं थी। फिर निराश रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर जाकर अपनी पत्नी सरला से कहता है, भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए अब। क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और आप तो नदी पर अपने नाव में यात्रियों को दूसरे गांव छोड़ने गए थे ना, बड़ी जल्दी लौट आए। गया तो यही करने था, पर अब लगता है किस्मत ही खराब है। अजी बताओ तो क्या बात है? जो नाव हमारी गरीबी का सहारा थी, अब वो हमारे पास नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हमारी नाव कहाँ गई? सवेरे में जब उठकर नदी पे गए ना तो देखे हमारी नाव ही नहीं है, उसे किसी ने पानी में छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा? एक नाव चलाने से ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी, अब तो वो भी नहीं बची, तो क्या करेंगे हम अब? सुनिए जी, ऐसे हिम्मत मत हारिए, इस मुश्किल का कुछ न कुछ हल तो होगा ही। इतने में रामू के घर पर कांता नाम की एक औरत आती है, जिससे पैसे लेकर रामू ने अपनी वो नाव खरीदी थी, जो कि अब उसके पास नहीं है। और कांता रामू से कहती है, अरे रामू भाई, कैसे हैं आप? दीदी ठीक है हम तो, आप कैसी हैं? अरे क्या बताऊं रामू भाई, जब से आपको पैसे उधार दिए हैं तब से बड़ी परेशानी में हूँ। अब बस जल्दी से मेरे सारे पैसे लौटा दीजिए ताकि मेरी भी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। पर दीदी, आपके पैसे हम हर महीने टाइम से दे तो देते हैं, इस बार थोड़ा रुक जाइए, हम दोनों महीने के पैसे आपको 1 महीने में ही दे देंगे। ना बाबा ना, इस महीने मेरी बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? अरे लड़के वालों को भी तो कुछ देना पड़ता है ना। हाँ, आपकी बात समझ रहे हैं दीदी, पर आप थोड़ी हमारी भी मजबूरी समझो। अरे तुम्हें कौन सी मजबूरी आन पड़ी? अच्छा खासा तो कमा लेते हैं रामू भैया। दीदी बात ये है कि कल हमारी जो नाव है ना, उसे किसी ने पानी में छोड़ दिया और वो बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि अब तुम लोग कंगाल हो गए हो। पर सुनो तुम दोनों मेरी बात, मुझे अगले हफ्ते तक मेरा सारा पैसा चाहिए। कहीं से भी ला कर दो, चोरी करो या कुछ भी करो, पर मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, वरना ये जो घर है ना, ये भी नहीं बचेगा। दीदी आप ऐसा मत कहिए ना, कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? अब तो नाव भी नहीं है हमारे पास। रामू और सरला कांता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कांता उनकी नहीं सुनती है और अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। अब सरला रामू से कहती है, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाग्यवान, कि मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अपनी नाव वापस, और कांता के पैसे कहाँ से दूं? अब यही सब सोचते हुए रामू को पूरी रात हो जाती है और रामू इसी सोच में डूबा था कि वो कांता को पैसे कैसे वापस करेगा और नई नाव कहाँ से लाएगा। अब थक हार कर रामू एक बार फिर से अपनी नाव को नदी किनारे इस उम्मीद में तलाशने जाता है कि शायद नाव फिर से पानी में बहकर किनारे आ गई होगी। पर रामू नदी किनारे जाकर देखता है, वहाँ कुछ नहीं था। कांता के कर्जे और नाव खो देने के गम में रामू नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर वो मरता नहीं है, क्योंकि उसे नदी के अंदर एक जल परी उसे बचाकर नदी किनारे लेटा देती है। और उसके होश आने पर रामू कहता है, आप कौन हो? मुझे क्यों बचाया आपने? मैं जल में रहने वाली जीव जल परी हूँ। क्या ये सच है या मैं मरकर स्वर्ग में आ गया हूँ?
रामू, ये बिल्कुल सच है। आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। हाँ रामू, मैं हर दिन तुम्हें नदी की गहराई से देखा करती थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कितने नेक दिल इंसान हो। आप मेरे बारे में सब जानती हैं। और ये भी जानती हूँ कि तुमने अपनी जान देने का ये गलत कदम क्यों उठाया। रामू, अगर तुम्हारी नाव अब तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर जाओगे। तुम एक खुद की नाव बनाओ। पर जलपरी जी, मैं तो गरीब हूँ ना। नाव चला जाकर जो पैसे कमाए हमने, उसका आधा हिस्सा तो कांता जी को देना पड़ता था, क्योंकि नाव के लिए उससे ही पैसे उधार लिए थे ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम खुद अपने हुनर से एक अच्छी और मजबूत नाव बनाओ। उससे क्या होगा? मजबूत तो मेरी पहली वाली नाव भी थी ना, लेकिन वो तो बह गई ना नदी में, अब बह कर चली गई। ये लो, ये एक जादुई मोती है। अगर इसे तुम नाव बनाते समय उसमें कहीं रख दोगे तो वो नाव कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी। अगर गई भी तो खुद ही वापस आ जाएगी। क्या सच में जलपरी जी? इतना कहते ही वो जलपरी गायब हो जाती है और अब रामू घर जाते समय जंगल से नाव बनाने के लिए लकड़ियां लेकर जाता है और अब वह अपनी नाव बनाना शुरू कर देता है और वो जादुई मोती भी उसमें रख देता है। सुबह तक अब रामू की नाव बनकर तैयार हो जाती है और रामू नाव को नदी में रस्सी से बांधकर चला जाता है कुछ देर के लिए। तभी हरिया अपनी नाव के पास आता है, लेकिन वहाँ एक और नाव देखकर कहता है, अरे ये नाव किसकी है? कोई नया आया है क्या नाव वाला? तभी पीछे से रामू कहता है, नहीं भैया, ये हमारी नाव है। ये तुम्हारी नाव है, पर वो तो हमने पानी में छोड़ दी थी, फिर ये कहाँ से आ गई? ओ, तो वो तुम थे जिसने हमारी नाव को नदी में छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। इतना कहकर रामू अपनी नाव में यात्रियों को बैठाकर वहाँ से चल देता है और हरिया बस इसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर रामू के पास ये नाव आई कहाँ से। वहीं रामू अब अपनी इस नई नाव के साथ खुशी खुशी यात्रियों को दूसरे गांव ले जाया करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।